नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति ऐसे अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपने 30 नवंबर के सवाल से। देखते हैं, सवाल है कि 2025 में भारत किस क्षेत्र में दुनिया में सबसे जो कि छठवें सबसे बड़े पेटेंट फाइलर के रूप में उभरा। देखते हैं, 4 विकल्प हैं इसमें। पहला है कि स्वास्थ्य उपकरण से, दूसरा है इंजीनियरिंग से, तीसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से या कृषि से। तो तीसरा विकल्प से हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। 2025 में जो कि भारत ने सबसे ज्यादा पेटेंट मतलब नए आविष्कारों के लिए आवेदन विज्ञान और टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में किए। इसी वजह से ये भारत दुनिया का जो कि सबसे छठवां सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर करने वाला देश बना है। ये हो गया 30 नंबर का सवाल। आपके शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है। तो 4 विकल्प है इसमें, यूक्रेन, इजराइल, इंडोनेशिया या जापान। तो औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की अभी हाल ही में इजराइल ने। दूसरा विकल्प से हो जाएगा इजराइल के प्रधानमंत्री जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ये अपने राष्ट्रपति से औपचारिक क्षमादान की मांग की इन्होंने, क्योंकि इनके ऊपर ना 3 अलग अलग आरोप लगे, जैसे कि रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, विश्वासघात, इन सभी जुड़े मुकदमों के बीच हुई है। और यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक कार्यरत जो कि पीएम द्वारा राष्ट्रपति से माफी मांगने की बात हो रही है, इसलिए बार बार यह घटना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी संबंधित देखते हैं, जैसे इसकी कैपिटल इजराइल की जो कि यरूशलेम, और यहाँ की करेंसी जो कि इजराइल न्यूज शेकल, और यहाँ की जो कि पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, और प्रेसिडेंट जो कि इसाक हर्जोग। इससे संबंधित कुछ और बात करें तो इनकी पहचान मतलब इजराइल को और क्यों पहचाना जाता है यहाँ इस देश को, तो ये दुनिया में सबसे मतलब विकसित तकनीकी रक्षा और साइबर सुरक्षा वाला देश है। इसकी पहचान ये मुख्य है। यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा जो कि मुख्य रूप से हिब्रू और अरबी है, ये दोनों। और यहाँ के प्रसिद्ध डोम जैसे कि आयरन डोम हो गए और मिसाइल रक्षा प्रणाली। और इजराइल की स्थापना की बात करें वहीं तो ये 1948 में हुई थी। ये हो गए इससे कुछ संबंधित बातें। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसने T20 ट्राई सीरीज जीती है। तो 4 विकल्प है इसमें, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो अभी हाल ही में ये पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर T20 ट्राई सीरीज जीत ली है। टी सीरीज मतलब कि 3 टीमों के बीच जो कि T20 मुकाबलों की श्रृंखला। इसमें क्या है, विजेता वह होता है जो फाइनल या पॉइंट्स लेवल पे सबसे आगे हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस देश ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैंपस योजना को मंजूरी दी है। तो 4 विकल्प है इसमें, चीन, भारत, रूस या अमेरिका। तो ये भारत ने दिए। टैक्स रैंपस टैक्स मतलब राहत योजना, ये मतलब किसी देश द्वारा जो कि नवाचार और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाता है। ऐसी योजनाएं जो कि स्टार्टअप्स, रिसर्च और वैज्ञानिक विकास को सस्ती और आसान बनाती हैं, और इसका उद्देश्य है कि देश में निवेश बढ़ाना, नई कंपनियां लाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होता है। ये हो गया आपका टैक्स रैंप योजना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 की महिला डबल्स का खिताब जीता। तो 4 विकल्प है इसमें, त्रिशा जाली ने, गायत्री गोपीचंद ने, ए और बी दोनों या सृष्टि सिन्हा ने। तो इसमें तीसरा विकल्प से हो जाएगा सी। त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने भी हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के डबल्स खिताब को जीता है। यह टूर्नामेंट जो कि भारत में होता है, सैयद मोदी इंटरनेशनल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एकता और युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम में किस शहर में सहभागिता की है।
4 विकल्प दिए हैं इसमें, देखते हैं। पहला है कि मुंबई, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है कोलकाता या वाराणसी में। तो भी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एकता और युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि लखनऊ शहर में यहाँ पे सहभागिता की है इन्होंने। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य देखते हैं, तो इसमें है कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति को बढ़ाना, एकता, सहयोग और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, वहीं राष्ट्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को और मजबूत करना, और कार्यक्रम में जो कि कई सामाजिक, सांस्कृतिक और युवा संगठनों ने जो इसमें हिस्सा भी लिया है। ये हो गया आपके 5वें सवाल। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो किस राज्य में आधिकारिक रूप से शुरू किया गया है। देखते हैं, केरल में, ओडिशा में, कर्नाटक में या तेलंगाना में। ये इसकी 4 विकल्प है। तो अभी हाल ही में जो कि बायो प्रोसेसिंग प्लांट ये तेलंगाना में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो कि बायो इकोनॉमी, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। और वहीं बात करें इसकी, तो ये भारत का बायो प्रोसेसिंग प्लांट जो कि पहला प्लांट है, और यह प्लांट तेलंगाना को जो कि बायोटेक हब बनाने में भी मदद करेगा। इससे दवाइयां, एंजाइम, वैक्सीन और अन्य बायो उत्पाद बनाने की क्षमता भी बढ़ेगी। देखते हैं तेलंगाना संबंधित बातें कुछ, जैसे कि यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद, और यहाँ के सीएम जो कि रेवंत रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर जो कि जिष्णुदेव वर्मा। यहाँ के पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ के पर्यटन जो कि चार मीनार और गोलकांडा है, और यहाँ की भाषा जो कि मुख्य रूप से तेलुगु और उर्दू है। इसकी नदियों की बात करें तो यहाँ 2 नदियां हैं, जैसे गोदावरी और कृष्णा। और वहीं त्योहार इसकी बात करें तो यहाँ के त्योहार जो कि बोनालू और बथुकंपा मनाए जाते हैं। ये हो गए कुछ तेलंगाना से संबंधित। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में जारी किया गया विवादित शौर्य दिवस नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। तो 4 विकल्प दिए हैं इसमें, देखते हैं। इसमें है असम, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ का जो कि रद्द किया है नोटिफिकेशन ये शौर्य दिवस का महाराष्ट्र सरकार ने। इसमें क्या है कि नोटिफिकेशन पर कई समूहों और राजनीतिक दलों में आपत्ति जताई थी, इसलिए बड़े विवाद और शांति बनाए रख लिए महाराष्ट्र सरकार ने इसे रद्द कर दिया, इस नोटिफिकेशन को। अगला सवाल देखते हैं, चीन द्वारा खोले गए आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखते हैं, पहला विकल्प है कि अंतरिक्ष व्यापार, दूसरा यूरोप तक तेज माल ढुलाई, तीसरा है सैन्य सहयोग, चौथा है ऊर्जा निर्यात। तो भी हाल ही में जो कि चीन द्वारा खोले गए आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग का उद्देश्य यूरोप तक तेज माल ढुलाई। दूसरा विकल्प से हो जाएगा, चीन का जो कि आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ रहित मार्गों का उपयोग कर यूरोप तक अपनी व्यापारिक पहुंच को छोटा और किफायती बनाना चाहता है, इसलिए यह समुद्री दुनिया में जो कि एक वैकल्पिक सप्लाई चेन खोलता है, जिसे आर्कटिक एक्सप्रेस कहा गया है। अगला सवाल है कि हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहां शुरू हुआ। तो 4 विकल्प है इसमें, मोन, दीमापुर, कोहिमा या गोवा में। तो ये कोहिमा में है। तीसरा विकल्प से जाएगा, इसका नाम जो कि हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, और जो नागालैंड की एक संस्कृति में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है उसे। और इस महोत्सव में जो कि नागालैंड की सभी जनजातियां अपनी कला, नृत्य, संगीत और परंपराएं प्रदर्शित करती हैं। इसके आयोजन स्थल की बात करें तो ये किसामा हेरिटेज जो कि विलेज कोहिमा में है, और यह भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक पर्यटन आकर्षकों में से एक है। इस महोत्सव का उद्देश्य यदि देखें तो ये नागा संस्कृति को संरक्षित करना और पर्यटन बढ़ाना है। यह नागालैंड का जो कि सबसे प्रसिद्ध और सांस्कृतिक महोत्सव है, हॉर्नबिल महोत्सव। अगला सवाल देखते हैं कि पुर्तगाल में आयोजित WEDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती। तो 4 विकल्प है इसमें, भारत, जापान, अमेरिका या रूस ने। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा भारत ने। पुर्तगाल में जो कि WDF ये वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप जो कि 2025 का आयोजन हुआ, इसमें
कहाँ पे हुआ था? ये पुर्तगाल में। इस टूर्नामेंट में कई देशों ने हिस्सा लिया है और ये भारत की टीम ने जो कि शानदार प्रदर्शन किया और खिताब अपने नाम कर लिया है। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए कि सरस आजीविका मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो 4 विकल्प है, भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली या लखनऊ में। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।